यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के दृष्टिकोण से किसी राजनीतिक घटना को समझने का मतलब होता है उस घटना की व्याख्या राजव्यवस्था, संवैधानिक और वैधानिक तरीके से करना। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में सभी महत्वपूर्ण और चर्चा में रही राजव्यवस्था संबंधित घटनाओं पर विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं, संवैधानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, ताकि इन सभी घटनाओं पर आपकी एक समझ का विकास किया जा सके, जिसका प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सकें। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह में कौन सी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरें थी जो लगातार चर्चा में रही। पहली खबर थी भारत की जनगणना 2027 को लेकर के सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो इस खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इस जनगणना का महत्व क्या है, इस पर भी बात होगी। एक खबर हमारी 16वें वित्त आयोग को लेकर के राज्यों की कुछ चिंताओं से जुड़ी हुई है। तो राज्यों की चिंताओं को समझने का प्रयास करेंगे, खासतौर से दक्षिणी राज्यों की क्या चिंताएं हैं, उन चिंताओं को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि 16वें वित्त आयोग की संरचना क्या है और किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। तीसरी खबर हमारी कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण पहल से जुड़ी हुई है जो स्टेट पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए है। तो ये पहल क्या है, इस पहल के बारे में जानेंगे, विस्तार से इस पर बात होगी। और सबसे पहले बात करेंगे भारत की जनगणना 2027 के बारे में। तो सरकार ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना को लेकर के अधिसूचना जारी की है 16 जून 2025 को। एक गजट अधिसूचना है और जिसमें 2027 में जनगणना कराने की घोषणा की गई है। ये जो अधिसूचना है ये रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी की गई है। तो ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना की तैयारियों की समीक्षा गृह सचिव गोविंद मोहन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की है। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण क्या होगा, पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा, यानी अलग अलग जो भी मकान है, जो भी हाउस है, उनके बारे में सामान्य जानकारी एकत्रित की जाएगी। उनका स्थान क्या है, उनका नंबर क्या है, साथ ही जो किसी भी हाउस का इस्तेमाल क्या केवल रहने के लिए किया जाता है या उसका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, ये सारी जानकारी यहां पर प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा जो चरण होगा उसमें जनसंख्या गणना की जाएगी, यानी पॉपुलेशन एनुमरेशन किया जाएगा। लोगों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी हासिल की जाएगी, किसी व्यक्ति के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की जाएगी, उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में पता लगाया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चरण है, 2 महत्वपूर्ण चरण है जिनकी पूर्ति की जाएगी। साथ ही अगर जनगणना संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की बात करें तो वे कानूनी प्रावधान क्या है, ये जो पूरी अधिसूचना जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, ये जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत जारी की गई है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिएगा। पूर्व में 2019 में जो जारी अधिसूचना थी उसको रद्द कर दिया गया है। 2019 में भी जनगणना कराने की अधिसूचना को जारी किया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद जिस प्रकार से वर्ष 2020 में लगातार कोविड-19 की स्थिति बदतर होती चली गई थी, लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी, उसके बाद ये जनगणना नहीं हो पाई थी। तो वर्ष 2019 में जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए नया आदेश जारी किया गया है। जनगणना की संदर्भ तिथि क्या होगी, रेफरेंस डेट क्या होगी, 1 मार्च 2027 को होगी। यानी जनगणना में आपको सारी चीजें जो भी बताई जाएंगी वो इस दृष्टिकोण से बताई जाएंगी कि जो भी आंकड़े आपके सामने उपस्थित हैं वो 1 मार्च 2027 के हैं। तो 1 मार्च 2027 की ही संदर्भ तिथि जनगणना के संदर्भ में अपनाई गई है। लद्दाख के अलावा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो समानांतर क्षेत्र हैं, जो सिंक्रोनस एरियाज हैं, उनमें जो संदर्भ तिथि होगी वो 1 अक्टूबर 2026 होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके जो बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जाना और जनगणना के आंकड़ों को लेकर के आना बर्फबारी वाले क्षेत्रों में बेहद मुश्किल काम है और इसलिए इनकी संदर्भ तिथि को 1 अक्टूबर 2026 रखा गया है। तो इसके बारे में सामान्य जानकारी हमने हासिल की। अब हम देखते हैं कि वर्ष 2027 की जो जनगणना होने वाली है उसमें प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं। 2027 की जो जनगणना होगी ये भारत की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी।
पहली बार 1931 के बाद पहली बार हो रहा है जब जातिगत जनगणना भी की जाएगी, जातिगत संबंधी आंकड़े जो है वो भी जुटाए जाएंगे। जनगणना में डिजिटल माध्यम का भी प्रयोग किया जाएगा, मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से भी इस प्रकार की सुविधा आपको दी जाएगी ताकि आप अपने आप को किसी ऐप के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। उसमें कुछ सूचनाएं दी जाएंगी और आप अपने बारे में उन सूचनाओं को भर सकते हैं, उनको फिलअप कर सकते हैं। तो घर पर जो आकर के आपकी लिए सूचना मांगी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, जनगणना अधिकारी के द्वारा, हो सकता है कि इस बार उस तरह की स्थिति आपको न देखनी पड़े, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से और ऐप के माध्यम से भी वो सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाई जा सकती है। यानी स्वयं गणना, सेल्फ एनुमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। 34 लाख गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। 1.3 लाख जनगणना अधिकारी नियुक्त होंगे। डेटा संग्रहण, डेटा का संप्रेषण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका कम्युनिकेशन, उसका भंडारण, उसका स्टोरेज, उसके लिए कठोर डेटा सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। यानी जब डिजिटल माध्यम में ये डेटा का संग्रहण किया जाएगा, उसको संग्रहित करके उसका कम्युनिकेट किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और उसका भंडारण किया जाएगा, इसके लिए डेटा सुरक्षा की बड़े स्तर पर आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए भी उपाय लागू किए जाएंगे। महत्व क्या है इस पूरी जनगणना का? आप जानते हैं कि 1931 के बाद पहली बार जाति संबंधी जो आंकड़े हैं वो भी जुटाए जाएंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर जब जाति संबंधी आंकड़े जुटाए जाएंगे तो इससे सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को ज्यादा स्पष्ट तरीके से, ज्यादा प्रभावी तरीके से बनाया जा सकेगा। और न केवल ज्यादा स्पष्ट और प्रभावी तरीके से बनाया जा सकेगा, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन भी, लागू करना भी उनके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, सरकार के लिए, अधिकारियों के लिए। डिजिटल माध्यम अपनाने से जो पूरी जनगणना प्रक्रिया है ये अधिक ट्रांसपेरेंट होगी, अधिक पारदर्शी होगी, तेज भी होगी। इसको बहुत तेज तेज इसको ये हटा लीजिएगा, इसमें से नुक्ता, तेज भी होगी और सुरक्षित भी होगी। जनगणना डेटा का उपयोग नीति निर्माण में सरकार कर सकती है। न केवल सरकार नीति निर्माण में कर सकती है, बल्कि अलग अलग उद्योग अपनी आर्थिक गतिविधियों को विस्तारित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस डेटा का प्रयोग करते हैं। तो उनके द्वारा जो नीति निर्माण किया जाएगा उसमें भी ये मदद करेगी। विकास योजनाओं को सही तरीके से बनाने और उन्हें सही तरह से क्रियान्वित करने में सरकार को मदद मिलेगी। सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली आरक्षण नीति और संसाधनों के वितरण की नीति में भी ये जनगणना डेटा विशेष रूप से मदद करने वाला है। ये अद्यतन कर देगा सरकार के डेटा को, और सरकार सही तरह से आरक्षण पॉलिसी को अपना सकती है और संसाधनों का सही तरह से वितरण कर सकती है। जहां पर उसके वितरण करने की आवश्यकता है, जो क्षेत्र वितरण करने की आवश्यकता है, जिन क्षेत्रों में सरकार सही तरीके से, सटीक तरीके से उसका वितरण कर सकती है। स्वयं गणना यानी जो सेल्फ एन्यूमरेशन है, उस जैसी सुविधाएं देने से जनता को जन भागीदारी भी इस जनगणना में बढ़ जाएगी। आगे की राह क्या होनी चाहिए? आगे की राह में दो चीजें महत्वपूर्ण है कि इस जनगणना के प्रभाव क्या होंगे, और इससे पहले जनगणना कराने के लिए जो हमें तैयारी करनी है, उस तैयारी को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से किया जाना चाहिए, प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए। यानी 2026 तक जनगणना करवाने के लिए जो भी बुनियादी ढांचा है, जो तकनीकी साधनों की आवश्यकता है, जो मानव संसाधनों की आवश्यकता है, उनकी तैयारी को पूरा किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए, अभियान चलाए जाएंगे। जातिगत आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर नई सामाजिक नीतियां और आरक्षण से जुड़ी योजनाओं को सही तरीके से बनाया जा सकेगा, इंप्लीमेंट उनको सही तरीके से किया जा सकेगा। और 2027 की जनगणना भारत के सामाजिक आर्थिक भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि सरकार को ठीक तरीके से निर्णय लेने में, अलग अलग प्रकार के जो उद्योग हैं उनको सही तरीके से निर्णय लेने में, सामाजिक आर्थिक योजनाओं को सही तरह से बनाने और उन्हें धरातल पर सही तरह से उतारने में अलग अलग संस्थाओं, और उसके चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हों, सरकारी संस्थाएं हों, उन्हें मदद मिलेगी। और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की बेहतर पृष्ठभूमि का निर्माण वर्ष 2027 की जनगणना करेगी, ऐसी उम्मीद है। आगे बात करते हैं 16वें वित्त आयोग को लेकर के राज्यों की जो शिकायतें हैं, विशेष तौर से दक्षिण भारत के राज्यों की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी? 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, और पूरी उम्मीद है कि ये अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें पेश कर देगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो वित्त आयोग होता है उसकी सिफारिशें
सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। लेकिन आप जानते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशों का बेहद ज्यादा महत्व है। संविधान ने ही स्पष्ट रूप से आर्टिकल 280 में इसके गठन का प्रावधान कर रखा है, इसलिए इसका विशिष्ट महत्व है वित्त आयोग की सिफारिशों का। आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। राज्यों की मांग को, अरविंद पनगड़िया का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि राज्यों की मांग 41% से बढ़ा करके जो जो करों का बंटवारा है उसमें जो राज्यों की मांग है वो 41% से बढ़ाकर के 50% हिस्सेदारी की है, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष के अनुसार वाजिब है। लेकिन इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, कई तरह के आर्थिक संकट खड़े हो सकते हैं। केंद्र सरकार के पास वित्तीय संसाधन कम हो सकते हैं, जिससे उसे अपनी अलग अलग योजनाओं को धरातल पर उतारने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए व्यवहारिक नहीं है। इन्होंने पहले ही ये चीज बोल दी है और इस पर कई राज्यों का ये आरोप है कि अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष पहले ही इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं राज्यों के लिए सही बात नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सही बात नहीं है। केंद्र सरकार ने, साथ ही कई राज्यों का यह कहना है या इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है कि केंद्र सरकार ने जो गैर विभाज्य, यानी ऐसे, गैर विभाज्य का मतलब ऐसे कुछ कर हैं जो सरकार राज्य सरकारों के साथ बांटती नहीं है, ऐसे गैर विभाज्य सेस और अधिभार, सेस और सरचार्ज बढ़ाकर विभाज्य कर पूल का आकार प्रभावी रूप से घटा दिया है। तो कई राज्यों का कहना है कि सरकार ने कई प्रकार के जो सेस है, जो वो अतिरिक्त कर लगाती है किसी चीज को, किसी वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए, जैसे वो शिक्षा सेस लगा देती है, स्वास्थ्य सेस लगा देती है, या अतिरिक्त कर अधिभार के रूप में लगा देती है अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसमें राज्यों की हिस्सेदारी पहले से ही नहीं है। तो गैर विभाज्य जो सेस है, अधिभार है, केंद्र सरकार ने उनको बढ़ा करके विभाज्य कर पूल यानी डिविजिबल पूल का आकार प्रभावी रूप से पहले ही घटा दिया है, राज्यों का यह भी कहना है। वर्ष 2020 से 24 में राज्यों की जो प्रभावी हिस्सेदारी रही है करों के बंटवारे के अंतर्गत वो 21% की रही है, ऐसा कई रिपोर्ट्स कहती हैं। जबकि 2015 से 20 के दौरान राज्यों की भागीदारी 35% की थी। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वित्त आयोग कोई बड़ा बदलाव नहीं लाने वाला है और संभवतः 41% की जो हिस्सेदारी है वो यथावत बनी रहेगी। 16वें वित्त आयोग द्वारा किसी भी प्रकार से राज्यों की हिस्सेदारी में, जो करों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच, उसमें राज्यों की हिस्सेदारी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन 41% के बनिस्बत नहीं किया जाएगा। तो राज्यों की कई प्रकार की शिकायतें हैं, विशेष तौर से जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनकी तो कुछ ज्यादा ही शिकायतें हैं, उसके कारण भी देख लेते हैं। अब राज्यों के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो क्या है, उसी में दक्षिण भारत के राज्यों के मुद्दे भी आ जाएंगे। 22 राज्यों ने राजस्व में 50% हिस्सेदारी की मांग की है, यानी भारत के 22 राज्यों द्वारा ये कहा गया है कि जो आप डिविजिबल पूल है, जहां से केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है करों का, उसमें 50% हिस्सेदारी राज्यों की होनी चाहिए। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के पास जो कर संग्रह है उसके स्वतंत्र स्रोत सीमित हो गए हैं, जिससे कि वे केंद्रीय सहायता पर और अधिक निर्भर हो गए हैं, और इसलिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो करों के विभाजन के अंतर्गत राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनका कहना है कि जो मौजूदा क्षैतिज वितरण फॉर्मूला है विभाजन का, वित्तीय संसाधनों के विभाजन का, वो प्रदर्शन के लिए एक दंड उसको मानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो क्षैतिज वितरण फॉर्मूला है, इसके अंतर्गत अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है और किसी राज्य की आय कम है, आय कम होने का मतलब है कि एक तो प्रति व्यक्ति आय आपकी केंद्र सरकार, एक केंद्र सरकार या पूरे देश भर का एक औसत है, और फिर वो राज्य का औसत है। एक तो देश भर का औसत है और एक राज्य का औसत है। और अगर देश के औसत और राज्य के औसत में बहुत ज्यादा अंतर है और इसमें अंतर ज्यादा है, तो जिस राज्य का प्रति व्यक्ति आय कम है उसको ज्यादा करों का भुगतान किया जाता है, वित्तीय संसाधन उसको ज्यादा वितरित किए जाते हैं। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसको भी ये माना जाता है कि वो ज्यादा वितरण उसको दिया जाना चाहिए, वित्तीय संसाधन ज्यादा दिए जाने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं क्षैतिज वितरण फॉर्मूला। दक्षिण भारत के राज्य ये कहते हैं कि उन्होंने पिछले
वर्षों में लगातार अपनी जनसंख्या को कम किया है। दक्षिण भारत के राज्यों में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? जैसे इसमें आ जाता है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, मुख्यतः ये आते हैं। तो इनके द्वारा ये कहना है कि उन्होंने अपनी जनसंख्या पर भी नियंत्रण किया है और साथ ही उन्होंने अपनी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाई है, जिससे जो राष्ट्रीय औसत है और जो राज्यों का औसत है उसमें उनकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। और वो क्योंकि उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रगति की है, तो जो भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं तो उनके माध्यम से भी राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है। तो उनको तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले के आधार पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिसका वो हकदार है वास्तव में डेवलपमेंट करने के बाद, जिस वित्तीय संसाधनों की वो हकदार हैं, वो तो सारे वित्तीय संसाधन उन राज्यों की तरफ जा रहे हैं जहां जनसंख्या भी ज्यादा है और जिन्होंने अपने यहां प्रगति भी नहीं की है। तो ये फॉर्मूला सही नहीं है, दक्षिण भारत के राज्यों का ये कहना है। लंबे समय से धन संपन्न राज्यों द्वारा संसाधन का हस्तांतरण किया जा रहा है, ये दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है। और गरीब राज्यों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। लगातार जो संपन्न राज्य हैं उनके द्वारा योगदान तो दिया जा रहा है, लेकिन कि और योगदान क्यों दिया जा रहा है? ताकि जो गरीब राज्य हैं जहां की जनसंख्या ज्यादा है वो अपनी अलग अलग प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याओं से बाहर निकल सके। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 1990 के दशक में ऐसे राज्यों की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। तो राज्यों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उन्होंने जो संसाधनों का वितरण किया है बिना किसी भेदभाव के, एक महत्वपूर्ण एकजुटता दिखा करके, वो ऐसे राज्यों के लिए, ये जो एकजुटता है ऐसे राज्यों के लिए जहां पर जनसंख्या ज्यादा है और जहां पर विकास की गति अच्छी नहीं हो पाई है, उनके लिए एक स्थायी सब्सिडी बन गया है। यानी जो विकास है दक्षिण भारत के राज्यों का, वो कम विकसित राज्यों के लिए एक स्थायी सब्सिडी के रूप में डेवलप हो गया है और इसलिए वो करों के वितरण के नए फॉर्मूले का सुझाव देते हैं। इसका मतलब ये हुआ है। वित्त आयोग की वर्तमान संरचना के बारे में देख लेते हैं। वित्त आयोग की जो कार्य परिधि है यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती हैं, लेकिन अंतिम रूप इनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और भारत के राष्ट्रपति के अप्रूवल के माध्यम से ही ये लागू होते हैं। वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। इसके पूर्णकालिक सदस्य 3 हैं। पूर्णकालिक सदस्यों में कौन कौन से आते हैं? आप जानते हैं कि श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू 16वें वित्त आयोग की पूर्णकालिक सदस्य हैं और ये पूर्व विशेष सचिव वित्त मंत्रालय में रही हैं, व्यय विभाग की। इसके अलावा डॉक्टर मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं और ये आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली और आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र हैदराबाद के पूर्व निदेशक रहे हैं। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग के जो अंशकालिक सदस्य हैं वो श्री टी रविशंकर हैं और ये अंशकालिक सदस्य हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे हैं। डॉक्टर सौम्या कांति घोष एसबीआई के एसबीआई जो समूह है उसके मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। ये वित्त आयोग के सदस्य हैं। तो 4 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है। ये वर्तमान संरचना हुई। वित्त आयोग का गठन किस संवैधानिक अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है? 280 के माध्यम से। और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयोग की संरचना किस प्रकार से है? एक अध्यक्ष है, 4 सदस्य हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सदस्यों की योग्यता समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। कुछ बेसिक तथ्य है। आयोग के कार्य क्या है? आयोग के कार्य आर्टिकल 280 3 में दिए हैं। तो उसमें किस प्रकार के कार्य दिए हैं आयोग के? केंद्र और राज्यों के बीच कर विभाजन की सिफारिश करना वित्त आयोग का कार्य है। राज्यों को अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड देने के सिद्धांत तय करना भी वित्त आयोग का महत्वपूर्ण दायित्व है। इसके अलावा पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए राज्यों की समेकित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड को बढ़ाने के उपाय सुझाना भी वित्त आयोग का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य वित्तीय विषयों पर सलाह देना भी वित्त आयोग का महत्वपूर्ण एक दायित्व है और ये सारी बातें आर्टिकल 280 3 में दी गई है। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई। अब एक और खबर पर बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए कैग की विशिष्ट पहल और विशेष तौर से ये पहल की गई है स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए। इस पहल के बारे में जान लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग ने लगभग 1600 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी
स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए लेखा परीक्षण हेतु यानी उनके ऑडिट के लिए अलग इकाई स्थापित की है। उनके ऑडिट के लिए अलग ही इकाई स्थापित कर दी है ताकि वो कितना खर्च कर रहे हैं और खर्च सही जगह पर कर रहे हैं नहीं क्या कर रहे हैं, इसकी एक जांच की जा सके। इसके लिए अलग इकाई, एक अलग वर्टिकल एस्टेब्लिश कर दिया है कैग ने। इसका उद्देश्य है लेखा परीक्षण को तेज करना, उसको सटीक करना, उसको कुशल बनाना। ये निर्णय केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत जो केंद्रीय पीएसयूज हैं उनके लिए पहले से मौजूद जो स्वतंत्र इकाई है उसी की तर्ज पर किया गया है। इसमें डिजिटल तकनीक, जनरेटिव एआई और ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, इस विधि के माध्यम से क्या किया जाता है, कोई भी रसीद है, कोई भी बिल है, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट है, उसको सीधे तौर से डिजिटलाइज किया जा सकता है, उसको डिजिटल फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है और आपको एंट्री, लगातार हर चीज की एंट्री भरने की आवश्यकता नहीं होती। ये तकनीक है और इसी तरह से डिजिटल रूप में डेटा का संग्रह किया जाएगा और डेटा का भंडारण किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और जनरेटिव एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से उसका विश्लेषण भी तेजी से किया जा सकेगा। इन जैसी तकनीक के उपयोग से जो ऑडिट प्रोसेस है, जो लेखा परीक्षण का पूरा प्रोसेस है, वो आधुनिक बनेगा, पारदर्शी बनेगा और इसमें तेजी भी आएगी। इसी के माध्यम से ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। नई इकाई का जो गठन किया गया है, ये प्रत्येक राज्य के लिए अलग स्थान पर स्थापित की जाएगी, जहां सिर्फ उस राज्य के पीएसयूज का ही, उस पर्टिकुलर राज्य के पीएसयूज का ही लेखा परीक्षण होगा, उसी का केवल ऑडिट होगा। अब तक वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी 4-5 राज्यों के जो पीएसयूज हैं उसका एक साथ लेखा परीक्षण करते थे, जिसमें काफी देरी हो जाती थी और इसलिए अब जब नई व्यवस्था खड़ी की जा रही है तो ये बहुत ही तीव्र प्रकार की व्यवस्था होगी, बहुत तेजी से काम करेगी। एक अलग इकाई राज्य स्तरीय डेटा का केंद्रीकरण करेगी, जिससे तुलनात्मक विश्लेषण संभव हो जाएगा। जब सारे डेटा का, राज्य स्तरीय डेटा का एकीकरण हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो सबका तुलनात्मक अध्ययन करना भी आसान हो जाएगा। उद्देश्य है तेज लेखा परीक्षण करना, बहुत ही तीव्र गति से ऑडिट करना, सूचना का समेकन करना, उसका कंसोलिडेशन करना, ताकि ठीक तरीके से उसका विश्लेषण किया जा सके और तुलना भी की जा सके, कुशल प्रशासन को स्थापित करना और सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर केंद्र और राज्य पीएसयूज के लेखा परीक्षण में अंतर की बात करें तो लेखा परीक्षण, अगर केंद्र पीएसयूज की बात करें तो पहले से अलग इकाई मौजूद है और अब एक नई इकाई राज्य पीएसयूज के लिए भी गठित की जा रही है। कैग ने ये व्यवस्था खड़ी कर दी है। संख्या की बात करें तो केंद्र पीएसयूज की संख्या लगभग 700 है और राज्य पीएसयूज की संख्या लगभग 1600 है। इसकी संख्या में आपको अंतर भी मिलेगा, कई जगह पर ये संख्या अलग अलग भी दी गई है, तो इसको वेरीफाई भी करने की आवश्यकता है। अगर हम लेखा परीक्षण करने वाली टीम की बात करें तो केंद्र पीएसयूज के लिए पहले से ही केंद्रीकृत और विशिष्ट टीम है और अब राज्य पीएसयूज के लिए अलग से विशिष्ट टीमें गठित होंगी और एक पूरी व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। केंद्र की जो प्रबंधन टीमें जाती हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर प्रक्रिया की बात करें तो तुलनात्मक रूप से केंद्र पीएसयूज का जो लेखा परीक्षण है ये अधिक सुव्यवस्थित है और अब राज्य पीएसयूज का जो लेखा परीक्षण है उसको भी सुव्यवस्थित करने की दिशा में कदम कैग के द्वारा उठा दिया गया है। अन्य संबंधित प्रयास क्या है, यानी अगर व्यापक तौर पर इस लेखा परीक्षण की स्थिति को हम देखें अलग अलग डिपार्टमेंट में तो उसकी क्या स्थिति है। जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और पब्लिक वर्क्स जैसे क्षेत्रों में हाइब्रिड या रिमोट ऑडिट की शुरुआत सफल रही है। भविष्य में सभी राज्य विभागों के पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में ये काम हो रहा है। कैग का जो कार्यालय है अब चार्टर्ड अकाउंट फर्मों की को-ऑप्शन के माध्यम से, को-ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज की भागीदारी स्थापित करना। तो कैग क्या है कि अब अलग अलग संस्थाओं का ऑडिट करने के लिए, उनका लेखा परीक्षण करने के लिए चार्टर्ड अकाउंट फर्म की भी सहायता ले रहा है। तो कैग का कार्यालय अब चार्टर्ड अकाउंट फर्मों की सहायता लेकर उनके माध्यम से केंद्रीय स्वायत्त जो निकाय हैं उनका लेखा परीक्षण करने की योजना बना रहा है, ताकि तीव्र गति से अलग अलग संस्थाओं का लेखा परीक्षण किया जा सके, उनका ऑडिट किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि जहां पर किसी चीज के लिए खर्च होना था क्या वो खर्च उसी स्थान पर हुआ है, कहीं किसी तरह के भ्रष्टाचार की स्थिति तो नहीं बनी है। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा इसकी कदम की आलोचना भी की गई है, लेकिन कैग का कहना है
कि प्रक्रिया स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करेगी बल्कि सुदृढ़ बनाएगी। यानी कुछ राजनीतिक दलों का ये कहना था कि इस पूरी प्रक्रिया को, इस नई व्यवस्था को लाने से अलग अलग संस्थाओं की स्वायत्तता पर नकारात्मक असर पड़ेगा, उनकी स्वतंत्रता पर नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन कैग का कहना है कि ये स्वतंत्रता को, फ्रीडम को कम नहीं करेगा बल्कि उसको और ज्यादा सुदृढ़ बनाएगा। कोई भी संस्था ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है या कर रही है, इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए नई व्यवस्थाएं ला करके किसी संस्था का ऑडिट करने से जो भी व्यवस्था है उसको और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है। वो संस्था अपने वास्तविक उद्देश्यों को धरातल पर उतार रही है, नहीं उतार रही है, जो खर्च कर रही है वो वास्तविक उद्देश्यों में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इस बात का पता लगाया जा सकेगा, जो कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में और ज्यादा सुधार की दिशा में कदम होगा। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, जनगणना 2027 के लिए सामान्य संदर्भ तिथि क्या तय की गई है? पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2027, दूसरा ऑप्शन 1 अप्रैल 2027, तीसरा ऑप्शन 1 मार्च 2027 और चौथा ऑप्शन 1 जुलाई 2027। अगला प्रश्न है, दो कथन यहां पर दिए हुए हैं, कथन और कारण। एक कथन है और एक कारण है। वित्त आयोग का गठन केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा है कारण, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विकल्प क्या है आपके सामने? ए विकल्प है, ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, दोनों कथन और कारण सही है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन है, ए गलत है पर आर सही है। और डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लेखा परीक्षण में सुधार के लिए कैग ने क्या बदलाव उठाए हैं, क्या कदम उठाए हैं? आपके सामने ऑप्शन है, लेखा परीक्षण बंद कर दिया गया है, एक अलग समर्पित इकाई का गठन किया गया है, लेखा परीक्षण निजी कंपनियों को सौंपा गया है और लेखा परीक्षण केंद्र सरकार को सौंपा गया है। इस प्रश्न का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।